हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी और कम्युनिकेशन, इन 4 यूनिट्स के क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस या फिर जो आपके सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स टू दिसंबर 2025, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। जो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मैंने कवर कर दिया है। बट अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से एक और क्लास ले लूंगी जिसमें दोनों हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। मुझे प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको उस पर क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए क्लास ले आऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट इवॉल्व। तो सबसे सिंपल कौन सा आता है हमारा? नॉमिनल। फिर आता है ऑर्डिनल। फिर आता है इंटरवल। और फिर आता है रेशियो स्केल। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहला क्या आता है? हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं। सो डी के बाद बी एक ही ऑप्शन में है। देन डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद एनालाइज इंटरप्रेट किया और हमें रिपोर्टिंग, जो भी हम लिखते हैं या फिर जो हमारा आउटकम आया हम उसको रिपोर्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स हमें लगाने हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव में आता है हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिसर्च डिजाइन, बी के बाद ई। देन हम डेटा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं और फिर फाइंडिंग्स जो होती है हम उनको रिपोर्ट करते हैं। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब एपीए स्टाइल में हमें अरेंज करना है। ठीक है। सेक्शन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल का एपीए स्टाइल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारा नेम ऑफ द ऑथर, सी से स्टार्ट होगा। दो ऑप्शंस हो गए हमारे, एलिमिनेट। उसके बाद आता है हमारा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर आता है हमारा टाइटल ऑफ आर्टिकल एंड द लास्ट वी हैव इज पेज नंबर। सो ऑप्शन 4। नाउ करेक्ट सीक्वेंस टू कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं की टर्म्स को। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिटरेचर लोकेट करेंगे डेटाबेस में। उसके बाद क्या आएगा? हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे और उस लिटरेचर को रेलिवेंट टू रिसर्च सर्च करेंगे। देन वी विल ऑर्गेनाइज द लिटरेचर एंड फिर हम लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एपीए स्टाइल अगेन, बट उसमें कुछ अलग ऑप्शंस थे, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा? नेम ऑफ द ऑथर। उसके बाद क्या आता है हमारा? ईयर ऑफ पब्लिकेशन। देन वी हैव द टाइटल ऑफ रिसर्च एंड देन वी हैव द नेम ऑफ द जर्नल। डी से स्टार्ट होगा और उसके बाद बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अरेंज द प्रोबेबिलिटीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब आपको ना इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए कि z की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू +1 कितनी होती है। तो जब आपको वैल्यूज पता होंगी तो आप उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। देखिए, जब माइनस इन्फिनिटी टू +1 होता है तब इसकी वैल्यू होती है 0.84। 0 से 3 तक की वैल्यू होती है 0.49। -1 टू +1 होती है 0.68 एंड व्हेन z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 तब इसकी वैल्यू होती है 0.15। तो अब अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? 0.15 यानी डी आएगा। उसके बाद बी सी ए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, यू हैव टू रिमेम्बर। अगर अभी आपका एग्जाम आने वाला है 29 या 30 को, आप प्लीज ये इसको याद कर लीजिए। अगेन एपीए स्टाइल पूछा गया है पर्टेनिंग टू द रेफरेंस। ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा हमारा? नेम ऑफ द ऑथर, डी से स्टार्ट होगा, सॉरी सी से स्टार्ट होगा। तो
तीन ऑप्शंस एलिमिनेट। उसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल ऑफ द टाइटल, उसके बाद वॉल्यूम नंबर, और लास्ट में आता है हमारा DOI। सो ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मीन दिया है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब एग्जाम में पता है क्या होता है, स्ट्रेस में होते हैं ना, तो अब हम भूल जाते हैं कि सिग्मा ऊपर आएगा कि सिग्मा नीचे आएगा। सो आपको वो चीज याद रखनी है कि सिग्मा ऊपर है, मीन नीचे है। बस अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज डालनी है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए इसको अगर निकालना है तो सिग्मा क्या है 12 अपॉन मीन कितना है 50 इंटू 100 कितना आया 5 2 12 2 24। सेम जब बी के लिए करेंगे तब वैल्यू आएगी हमारी 18.18%। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, बाकी मैंने आपको एक करके बता दिया है। फिर जब हमारा मीन 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है तो वैल्यू आएगी 23.3% और डी के लिए वैल्यू आएगी 21.4%। और जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने भी आपको बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, आप सॉल्व करके फिर इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, एक यहाँ पे कैसे निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 25 4 टाइम्स, सो ये कितना आ जाएगा 36%। ऐसे ही आपने BCD के लिए करके फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। जो 11th क्वेश्चन है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, सिक्स्थ डिसाइल, डिसाइल का मतलब क्या होता है 10। सो सिक्स्थ डिसाइल का मतलब क्या हो गया 60%। मीडियन कितना होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है दैट इज 50%। थर्ड क्वार्टाइल कितना होता है हमारा 75%। और 67 परसेंटाइल का तो मतलब 67 परसेंटाइल हुआ। तो अब देखिए, अगर आपको करना है ना सिक्स्थ डिसाइल तो इट विल बी 6 अपॉन 10 इंटू 100, सो इट विल बी 60%। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा, डिसाइल का मतलब 10th पोर्शन। एंड थर्ड क्वार्टाइल आपको पता है हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, है ना, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो Q1 कितना है 25, Q2 50, Q3 75 एंड Q4 फोर्थ क्वार्टाइल इज 100%। सो थर्ड क्वार्टाइल इज 75%, तो वो ये आ गया। अब जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले B आएगा और B के बाद A आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x इनटू समेशन ऑफ y। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिएगा। तो आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। अब इसके लिए कैसे सॉल्व होगा, r विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो 8 4 टाइम्स 32, तो ये कितना आएगा 0.5।
0.57। ऐसे ही आप बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए निकालेंगे। तो जब आप बी के लिए निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.60, सी के लिए वैल्यू आएगी आपकी 0.62 एंड डी के लिए आपकी वैल्यू आएगी 0.50। और जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि सबसे छोटा है डी। तो हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगेन एपीए स्टाइल, बट किसका पूछा है, राइटिंग अ बुक रेफरेंस। अब बुक के लिए पूछा है, पीछे किसके लिए पूछ रहे थे, वो आर्टिकल्स के लिए पूछ रहे थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर। उसके बाद क्या आता है हमारा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद आता है टाइटल ऑफ द बुक एंड देन नेम ऑफ द कंपनी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एपी स्टाइल पूछा है कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन का। अब आप जब कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं तो उसमें जब आप रेफरेंस डालते हैं तो आप कैसे डालते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा लास्ट नेम ऑफ द ऑथर। उसके बाद आता है हमारा ईयर ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड देन वी हैव लोकेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अभी देखिए फिर से वैसे आ गया, 7th डिसाइल मतलब 70%, मीडियन 50, थर्ड क्वार्टाइल 75 एंड दिस इज 78%। बस अब आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले बी आएगा, बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेम क्वेश्चन, अब आपको z की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब z की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो उसकी वैल्यू होती है 0.34। माइनस इन्फिनिटी के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.50। 1 to 3 के बीच की वैल्यू कितनी होती है, 0.15 एंड 2 से इन्फिनिटी तक होती है 0.228। तो जब अब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मेट ऑफ एक्शन रिसर्च पिक द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब हमें एक्शन रिसर्च के ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स या मेथोडोलॉजी। ठीक है, सी सब में है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है रिजल्ट्स। फिर आता है हमारे पास इंटरवेंशंस एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन और लास्ट में आता है हमारे पास सजेशंस। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च क्या होता है हमारे लोकल लेवल पे। तो आप लोकल लेवल पे सजेशंस सबसे लास्ट में लेंगे और जो रिजल्ट्स हैं वो आफ्टर मेथोडोलॉजी कैलकुलेट करते हैं। नाउ स्टेजेस इन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की हमें स्टेजेस बतानी है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद कोडिंग करेंगे, पैटर्न्स और थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे। सो ABCD, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ रिसर्च प्रोसेस का हमें सीक्वेंस बताना है। सो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट्स विद formulating the research problem और research process starts with D। उसके बाद कहते हैं हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बाद हम लोग डिजाइन करते हैं मेथोडोलॉजी। उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है और लास्ट में हमारे पास इंटरप्रिटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, n दिया है। ठीक है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अगेन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड एरर का। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा, 1.6 अपॉन रूट ऑफ 16। सो 1.6 अपॉन 4
कितना है 0.4। सो ऐसे करके आपको सारे निकालने हैं। जब आप इसके लिए निकालेंगे ऑप्शन नंबर बी के लिए, आपकी वैल्यू आएगी 0.3। सी ऑप्शन के लिए आएगी आपके पास वैल्यू, देखिए 0.1, और डी के लिए आपके पास आएगी 0.2। अब जब आप इसको अरेंज करेंगे किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए बी, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ठीक है, डिफरेंट डेटा सेट्स का हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पॉपुलेशन मीन कंप्यूट करना है। अब देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस इज 1/n समेशन xi² माइनस म्यू स्क्वायर। अब हमें म्यू स्क्वायर निकालना है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है और हमें इसकी वैल्यू गिवन है। सो म्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन xi² माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सबसे पहले म्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/n की कितनी वैल्यू है 61, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे विच विल बी अंडर रूट ऑफ 61 माइनस 25। तो 61 माइनस 25 कितना होता है 36, तो अंडर रूट ऑफ 36 विल बी 6। सो ऐसे ही आप बाकी सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। जब आप बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8, सी के लिए कैलकुलेट करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 9 और डी के लिए आएगी वैल्यू 7। उसके बाद इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए अगर मैं एक एक जो आपका ए बी सी डी चारों ऑप्शन है अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगी सो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। सो मैं आपको सिर्फ एक सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और प्लीज जो भी फॉर्मूलाज हैं आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज उसको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं। नाउ अरेंज द फॉलोइंग पी वैल्यूज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जितनी छोटी स्मॉलर द पी वैल्यू हायर द सिग्निफिकेंस, यानी जितना छोटा पी वैल्यू होगा सिग्निफिकेंस उतनी ही ज्यादा होगी। सो सबसे छोटा कौन सा है हमारा ई, हमें लगाना है लोअर से, अच्छा लोअर टू हायर लेवल, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है तो यानी इसका सिग्निफिकेंस लेवल सबसे छोटा होगा। सो इट विल स्टार्ट विद ई। उसके बाद फिर क्या आएगा 0.05 सी, दोनों में सी है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 0.01, फिर आएगा 0.001 और फिर लास्ट में ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन दिए हमें कुछ नंबर्स दिए, हमें वेरिएंस निकालना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको हमने करना कैसे सॉल्व, सबसे पहले आप क्या करेंगे, म्यू निकालेंगे, म्यू मतलब मीन निकालेंगे विच इज 6 प्लस 15 प्लस 27 प्लस 33 प्लस 39 होल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 नंबर्स हैं। आप इसका जब मीन निकालेंगे मीन आएगा 24, ठीक है। अब आपने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, कैसे करेंगे, देखिए वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 24 का होल स्क्वायर प्लस 15
-24 का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि म्यू सेम है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, पहले 6 फिर 15 27, मतलब ये हर एक वैल्यू को आपने इसके साथ माइनस करना है। प्लस 15 - 24 होल स्क्वायर प्लस 27 - 24 होल स्क्वायर प्लस 33 - 24 होल स्क्वायर प्लस 39 - 24 होल स्क्वायर। और फिर इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, जैसे 6 - 24 कितना था 18, सो 18 का स्क्वायर कितना आ गया 324, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 9, सो 9 का स्क्वायर 81, ये आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये कितना आएगा 33 - 24 9, 9 का स्क्वायर 81 एंड 39 - 24 इज 15, 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225 होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 720 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 144। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका वैल्यू कितना आ गया 144। ऐसे ही जब आप बाकी सब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी 9 और इसकी वैल्यू आएगी 6.25। और जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे छोटे से बड़ा, सो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 होगा। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, सॉरी ए, हाँ, तो ए से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। अब प्रोसेस ऑफ डिडक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा थ्योरी, क्योंकि हम डिड्यूस कर रहे हैं, तो डिडक्शन स्टार्ट्स विद द थ्योरी। विल स्टार्ट विद सी, देन हाइपोथेसिस ई, उसके बाद डेटा कलेक्शन, उसके बाद आएगा फाइंडिंग्स और फिर आएगा हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे इजी क्वेश्चन है, एसपीसीएफ। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अरेंज द फेजेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, ठीक है, फेज 1 से फेज 5 में हमें इसको अरेंज करना है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ओरिएंटेशन, फिर आएगा कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर आएगा इन्वेस्टिगेशन, देन वी हैव कंक्लूजन एंड एट लास्ट वी विल हैव डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर लगाना है हमें इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के लिए सबसे पहले आता है हमारा फोकस, देन वी हैव सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड द लास्ट इज सपोर्ट सिस्टम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ टीम पेयर सोलो स्ट्रैटेजी। टीम पेयर के लिए सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, हम एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कोलैबोरेट करेंगे एज अ लार्ज टीम, ठीक है। देन वी विल वर्क ऑन द सिमिलर प्रॉब्लम्स इन पेयर और उसके बाद हम इंडिविजुअली टास्क कंप्लीट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फाइंड आउट द इंटरकनेक्टेड साइकोडोमेन्स ऑफ ओरल थॉट्स सीक्वेंशियली, ठीक है, हमें सीक्वेंशियली बताने हैं इंटरकनेक्टेड साइकोडायनेमिक्स ओरल थॉट। तो सबसे पहला आता है एडिक्टिव, उसके बाद आता है एग्रीगेटिव, उसके बाद आता है कोपियस, उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रेडिशनलिस्ट और फिर आता है हमारे पास क्लोज टू ह्यूमन लाइफ। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ना हमें आइडेंटिफाई करने करेक्ट ऑर्डर व्हाइल अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड जब हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं या हम प्रोजेक्ट मेथड के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई द टॉपिक, बिल्कुल, उसके बाद प्लान द स्टडी, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं और फिर हम इवेल्युएट कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन लर्निंग प्रोग्रेशन। लर्निंग प्रोग्रेशन के लिए हमें उसको अरेंज करना है। सो सबसे पहला क्या आएगा
रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या आएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन में यूज करेंगे, देन वी विल ड्रॉ द कनेक्शंस, कंपैरिजन करेंगे और हम अपना नया वर्क कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान हमें बताना है। तो सबसे पहला क्या आएगा, हमारे डिजाइन करेंगे हम लर्निंग आउटकम्स कि हम क्या चाहते हैं, हमारा आउटकम क्या निकले। उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन होगा, देन वी हैव सिलेक्टिंग द पेडागोजी, designing the evaluation and designing the diagnostic methods. So option 1 will be the correct answer. Now identify करने हैं हमें या अरेंज करने हैं मैस्लोज के हिरारिकल स्ट्रक्चर को। So सबसे पहला क्या आता है हमारा फिजियोलॉजिकल, फिर क्या आता है हमारे पास सेफ्टी, फिर एस्टीम, then aesthetic, and then we have self actualization. So option 3 will be the correct answer. Now ascending order लगाना है in terms of diffusion of innovation. So diffusion of innovation theory हमें किसने दी थी, एवरेट रॉजर्स। अब हमें इसके स्टेप्स को सीक्वेंशियली लगाना है। So सबसे पहले आते हैं हमारे पास चेंज एजेंट्स, फिर आते हैं हमारे पास अर्ली एडॉप्टर्स, देन वी हैव ओपिनियन लीडर्स, फिर फॉलोअर्स और लास्ट में आते हैं लगार्ड्स। सो ऑप्शन 2 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस, इसका सीक्वेंस हमें बताना है। तो सबसे पहला क्या आएगा, प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम इंक्यूबेट करते हैं, आफ्टर दैट इल्यूमिनेशन, फिर इवैल्यूएशन एंड रिवीजन एट लास्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फॉर अ जनरल लेसन प्लान। सो लेसन प्लान के लिए एक हमें अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहला क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट टीचिंग मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट को डिलीवर करेंगे, उसके बाद रिकैप्चुलेट करेंगे कि क्या पढ़ाया है और लास्ट में हम असेस करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग हमें असेंडिंग ऑर्डर में एडॉप्शन प्रोसेस लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एक्सपोजर, उसके बाद क्या आता है हमारे पास प्रोसेसिंग, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल एंड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कन्वेंशनल लेसन प्लान के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है अगेन। तो सबसे पहला क्या आता है, फॉर्मुलेटिंग द लर्निंग आउटकम्स की हम क्या चाहते हैं एट द एंड। सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट डिलीवरी, देन वी हैव इवैल्यूएशन, देन वी हैव असेसमेंट और उसके बाद आएगा हमारे पास इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो असेसमेंट था ना, मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ, यहाँ पे असेसमेंट लास्ट इसलिए था क्योंकि असेसमेंट से ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं, असेस कर रहे हैं, काइंड ऑफ इवैल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन असेसमेंट, इसलिए मतलब जैसे ये असेसमेंट है, सो दिस इज इवैल्यूएशन, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, इसमें मेजरमेंट प्लस असेसमेंट दोनों चीजें आती हैं, तो इसलिए इवैल्यूएशन विल बी एट द लास्ट। नाउ अरेंज द स्टेप्स इन अ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स हमें लगाने हैं। सबसे पहले पर्पस क्या है, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। और जो प्रोजेक्ट मेथड था ये किसने दिया था हमें, किल पैट्रिक ने। ठीक है, सो टीचिंग के हमारे जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। नाउ स्विचिंग टुवर्ड्स आईसीटी। नाउ अ वेब पेज ऑफर्स अ लिंक फॉर यूजर्स टू रिक्वेस्ट अनदर वेब पेज। ठीक है, अब हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जो मतलब हम जब वेब पेज
पे क्लिक करते हैं तो अगर हम जैसे ये हमारा कोई वेब पेज है, ठीक है, इसमें भी कुछ लिंक्स होते हैं ना जो ब्लू कलर के होते हैं, तो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज पे पहुंचते हैं, हमें उसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, द यूजर विल क्लिक ऑन द हाइपरलिंक, और हम उस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेब सर्वर लोकेट करेगा रिक्वेस्टेड वेब पेज को। उसके बाद रिक्वेस्टेड वेब पेज कहाँ जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर के पास। उसके बाद कहाँ जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर से जावास्क्रिप्ट कोड, और फिर वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिसिंग यूनिट्स, हमें बताना है। बिट के बाद क्या आता है, बाइट। बाइट के बाद क्या आएगा हमारे पास, बिट के बाद अच्छा निबल भी है, सॉरी वही सोची थी। बिट के बाद आएगा पहले निबल, फिर आएगा बाइट, ठीक है, निबल डी से स्टार्ट होगा। उसके बाद आएगा बाइट, डी के बाद ए आएगा, दोनों में ए है। उसके बाद क्या आएगा, किलोबाइट, देन वी हैव मेगाबाइट, फिर आएगा हमारे पास गीगाबाइट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सीक्वेंस लगाना है हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। सबसे पहला क्या था हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड माइक्रोप्रोसेसर्स, डीसी एबी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए नंबर सिस्टम है 9c बेस 16, कैसे सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा, 16 रेज टू द पावर ऑफ 0, 16 रेज टू द पावर ऑफ 1, सो 9 इंटू 16 प्लस ABC 10 11 12, 12 इंटू 16 रेज टू द पावर ऑफ 0, एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो ये कितना आएगा हमारे पास 156। अब 233 है, 233 बेस 8, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, दिस इज 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 155, यानी जो भी बेस है आपने उसको रिस्पेक्टिव यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करना है विद इंक्रीजिंग रेज टू द पावर्स। तो जब आप सी वाला सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 157 और डी की वैल्यू आएगी 158, और फिर जब आप इसको अरेंज करेंगे करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो वैल्यू है जो ऑप्शन है मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर माउस, उसका लॉजिकल सीक्वेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि वो एक स्टोरी बता रहे हैं, एंगलबर्ट डॉग एंगलबर्ट जिन्होंने माउस डिस्कवर किया था, कि उन्होंने कैसे माउस डिस्कवर किया, ठीक है, वो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। सो इट विल स्टार्ट विद डी। उसके बाद he was bored at a conference and started thinking about tracking movement of a plane using 2 sets of wheels. After that, he remembered these notes when he was trying to come up with a device to select the objects on a computer screen. और उसके बाद आज हम जॉयस्टिक ट्रैक बॉल्स उन्हीं की वजह से उनको याद करते हैं बिकॉज उन्होंने हमें पॉइंटिंग डिवाइस इन्वेंट करके दी थी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेम, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बस जो भी बेस वैल्यूज हैं जैसे 203 है, चलो मैं आपको 114 वाला बताती हूँ। 114 बेस टू द पावर ऑफ 5, ये कितना आएगा, 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2, so this will be 1 into 5 raised to power of 2 plus 1 into 5 raised to the power of 1 plus 4 into 5 raised to the power of 0। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 5 और ये कितना जाएगा 4, तो ये कितना आएगा 34। बस ऐसी सारी वैल्यूज निकालनी है और फिर आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइसेस एज पर द इंक्रीजिंग डेटा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें स्टोरेज डिवाइसेस को।
देखिए जो CD रोम होता है उसका स्टोरेज होता है 700 MB, DVD का होता है हमारे पास 4.7 GB, ब्लू रे डिस्क का होता है 25 GB, और जो हार्ड डिस्क होती है ये कुछ जीबी से टेराबाइट्स, ठीक है, गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स के बीच में ये वेरी करती हैं। तो जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है, उनका हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि वो कैसे एक हैक करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे वो हैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, रिकनाइसेंस, इट स्टार्ट्स विद बी, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। फिर आता है स्कैनिंग, गेनिंग द एक्सेस, उसके बाद मेंटेनिंग, और उसके बाद कवरिंग। सेम क्वेश्चन अगेन, दिस इज योर होमवर्क, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। इसको कहाँ किससे लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड देन यू हैव टू अरेंज इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ एज पर दियर स्टोरेज स्पेस हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, किलोबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू जनरेशंस हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मशीन, फिर असेंबली, हाई लेवल एंड वेरी हाई लेवल। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद स्टोरेज और फिर आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बन जाएगा। OSI लेयर्स, इनको अरेंज करना है। सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर आता है डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, उसके बाद आएगा हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन साइकिल करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम वेबसाइट पे गए हैं, Amazon की SSD परचेज करनी है। तो अब हम कैसे वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, हमें उसका सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या आएगा कि आप Amazon वेबसाइट, मतलब जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, वो Amazon वेबसाइट पे पहले आप Amazon सर्च करते तो वो IP एड्रेस आता है Amazon का, ठीक है, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद क्या आता है कि Amazon के वेब सर्वर के साथ हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, हम रिक्वेस्ट डालेंगे और उसके बाद जो वो वेब सर्वर है वो जो रिक्वेस्ट है उसको वेब पेज पे सेंड कर देगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कवरेज। तो सबसे छोटा क्या आता है, पैन, फिर लैन, फिर मैन, और फिर आता है हमारे पास वैन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस फॉर प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले क्या आता है, एडिटिंग, फिर आता है कंपाइलेशन, उसके बाद आता है लिंकिंग, और फिर आता है हमारे पास एग्जीक्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ हमारा ICT खत्म होता है। नाउ वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे they were from increasing and decreasing denotation connotation। so मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो रिपीटेड थे, बस जो वैल्यूज थी, जैसे यहाँ पे मैमल दे दिया, कहीं पे ब्रेकफास्ट के रिलेटेड चीजें दे दी, कहीं पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीजें दे दी, तो इसलिए मैंने वो ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग इंटेंशन। डिक्रीजिंग इंटेंशन से हमें वो करना है, अरेंज करना है। तो सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी क्या है, वाइल्ड कैट,
सॉरी, सबसे छोटी स्पेसिफिक, हमें डिक्रीजिंग में जाना है ना, तो छोटी कौन सी है हमारी, वाइल्ड कैट, फिर फेलाइन, देन वी हैव मैमल, देन वी हैव वर्टिब्रेट एंड एनिमल्स सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है। सो डिक्रीजिंग में जाना था, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। अब हमें इंक्रीजिंग में जाना है, तो सबसे स्पेसिफिक क्या है, टाइगर, फिर फेलाइन, then mammal, and then we have animal. So option number 1 will be the correct answer. Again increasing intention बताना है, तो देखिए इंक्रीजिंग इंटेंशन सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें दूध दही पनीर हर चीज आती है डेयरी प्रोडक्ट्स में। उसके बाद क्या आएगा, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चीज, फिर कौन सा चीज, सॉफ्ट चीज, एंड देन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज, ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस या फिर इंक्रीजिंग इंटेंशन आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत स्पेसिफिक आता है, एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड क्या, एक मोबाइल टेलीफोन है। मोबाइल टेलीफोन क्या है, एक टेलीफोन है, और टेलीफोन क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस में हमें लगाना है, तो सबसे पहले स्टील बहुत स्पेसिफिक है, फिर एलॉय, देन वी हैव मेटल और मिनरल जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ इन द लाइट ऑफ ज्ञान एपिस्टेमोलॉजी, मति ज्ञान स्प्रिंग्स इन विच ऑर्डर, मति ज्ञान का हमें ऑर्डर बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए जो हमारा अवग्रह है, इसका मतलब होता है इनिशियल अवेयरनेस, इनिशियली यू आर अवेयर अबाउट अ टॉपिक। उसके बाद इहा का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी। उसके बाद अपाया, अपाया का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन। एंड देन वी हैव धम which means retention in memory। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ इन्फ्रेंस मेथड ऑफ लर्निंग, यानी आपसे नया सिलोजिज्म पूछा है, फोन, सबको पता है, स्टार्ट्स विद पी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दिस इज पी एच यू यू एन। अभी हमसे पंचकोश थ्योरी पूछा गया था, पंचकोश थ्योरी। सो हमें लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय, उसके बाद मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम्युनिकेशन। इसमें इतने सारे फैक्ट्स है ना, आपको बहुत सारे फैक्चुअल फैक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, तो आप प्लीज इनको एक पेज पे ना अलग से अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम से पहले आप जब रिवाइज करेंगे एक बार इसको भी नजर मार लीजिएगा। नाउ द सीक्वेंस ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले अगर हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जो हमारे लीनियर मॉडल था वो आया था 1949 में, हेलिकल मॉडल आया था 1967, एरिस्टोटल आया था 4th सेंचुरी BCE बिफोर क्राइस्ट, सर्कुलर मॉडल आया था 1954। अब जब हम इसको अरेंज करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले क्या आता है, सेंडर, फिर एनकोडिंग, फिर ट्रांसमिशन, फिर क्या आएगा, फीडबैक। सो ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer. Now arrange the 5 C's of communication। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हमारे 5 C's हैं, हमें उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहला क्या आता है, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कंपेलिंग, क्यूरियस एंड कंपैशनेट, तो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. Now correct chronological order of the inventions। ठीक है, इन्वेंशंस अगर मैं बात करती हूँ,
केबल टेलीविजन 1948 में आया था। टेलीग्राफ 1837 में आया था। टेलीफोन 1876 में आया था। MP3 1993 में आया था। और फोनोग्राफ आपका 1877 में आया था। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इमर्जेंस। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इनके इमर्जेंस की बात, मतलब कौन से ईयर में ये लोग इमर्ज हुए थे। सो देखिए, जो टेली कंप्यूटर है ये हमारा 1974 में आया था। उसके बाद वर्चुअल कम्युनिटीज हमारी 1993 में आई थी। बीइंग डिजिटल 1995, इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर 1996 and cyber culture 1997. So option number 3 will be the correct answer. Now identify the correct sequence of the following modes of communication. तो सबसे पहला क्या आता है हमारा फेस टू फेस, फिर आता है रिटन, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट एंड डेटा कास्ट। तो ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं तो हमें अब उनको अरेंज करना है। देखिए, ऑडियो कैसेट्स आई थी हमारी 1963, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड 1948, मैग्नेटिक टेप 1928, कॉम्पैक्ट डिस्क 1982 एंड MP3 1993। सो अब जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब ईयर्स आपको पता होने चाहिए अगर आपको JRF चाहिए तो। Now the chronological sequence of the space biased media of communication. Chronological sequence of the space biased media of communication as identified by Harold Innis. तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, पेपर्स, फिर पेपर, देन न्यूज़पेपर, देन रेडियो, देन टेलीविजन। सो ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ द डेवलपमेंट्स, सबसे पहला आता है इन्वेंशन ऑफ टीवी रिमोट। टीवी रिमोट हमारा 1955 में आया था। पब्लिकेशन ऑफ ड्यूरनल्स 59 BCE में आया था। कैमरा 1816, मास मार्केट पेपरबैक 1935 एंड ओरिजिन ऑफ हीरोग्लिटिक राइटिंग सिस्टम हमारा आया था 3200 BCE। सो ऑप्शन नंबर 4 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस 1450, मैकेनिकल कंप्यूटर 1822, सिंगल स्क्रीन 1895, ब्रॉडकास्ट ऑफ टीवी 1926, बाइनरी कंप्यूटर्स 1943। अब इसको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। लॉन्च ऑफ ट्विटर, ट्विटर हमारा लॉन्च हुआ था 2006, फेसबुक 2004, सोशल मीडिया साइट 1997, लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 1957 and war of the world's broadcast 1938. So option 2 correct answer. Again, inventions, codex, 1st century CE, television 1926, radio 1895, newspaper 1605 and Technicolor cinema 1916. Option 2 will be the correct answer. Next question, again inventions. हॉलीवुड आया था हमारा 1910 में। BBC that is British Broadcasting Corporation 1922, हेज कोड आया था 1930, हिप हॉप आया था 1973 एंड चॉम्स्की आया था 1988।
So option number 1 will be the correct answer. Sequence कुछ organizations दी हैं. Associated Press 1846. उसके बाद AC नेल्सन आए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन है 1923. Academy of Motion Pictures Arts and Science 1927. Al Jazeera 1996. फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन आया था हमारा 1934. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजीज ऑफ मीडिया. तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास लॉजिक ऑफ सेफ्टी, देन वी हैव सेलिब्रिटी, स्पेक्टेकल, सिनर्जी एंड प्लान्ड ऑब्सोलेंस. तो ऑप्शन 1 will be the correct answer. Elements of Wesley and MacLean's model in proper sequence. So the very first is source of communication. Then we have communicator. उसके बाद एक gatekeeper होता है, फिर audience, and then we have feedback. So option number 3 will be the correct answer. Now the sequence of films which were released earliest to latest. देखिए, मदर इंडिया आई थी 1957, पाथर पंचाली आई थी 1955, मुगले आजम आई थी 1960, न्यू दिल्ली 1956 एंड काला पानी आई थी 1958. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. मैंने एक आपसे क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको दूरदर्शन एंड मूवीज जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने सारे वहां पे कवर किए हैं. अगर अभी तक आपने नहीं देखी, बहुत छोटी सी क्लास है, आई गेस 15 मिनट्स की क्लास है, आप उसको 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा. अगेन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है. तो जो हमारा आलम आरा था 1931 में रिलीज हुई थी आलम आरा, which was the first Rocky film. Then All India Radio External Services 1937. Change of the name 1936 और establishment of Film Division 1948. So option number 1 will be the correct answer. Next question, arrange the following events related to mass media. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर्स हमारे 1605 में आए थे. रेडियो मुझे पता है 1895 में आया था. टीवी हमारा जो ब्रॉडकास्ट था वो 1926 में स्टार्ट हुआ था. इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल 1971 में एंड लॉन्च ऑफ ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट्स 1993. सो ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer. Arrange the following process of communication. So सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सोर्स आता है. उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ट्रांसमीटर, then we have a channel, then we have a receiver, and the last is destination. So option number 2 will be the correct answer. अब देखिए, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस 1450. ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1920, टीवी नेटवर्क 1936, क्रिएशन ऑफ इंटरनेट 1969, सोशल मीडिया 1997. So option number 4 will be the correct answer. अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमें लगाना है फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. देखिए, इंस्टा 2010, व्हाट्सएप 2009, ट्विटर 2006 and Facebook 2004. So option number 1 will be the correct answer. Chronologically arrange करना था. वेस्ले और मैकलीन आए थे 1957, ऑसगुड 1954, ग्लासवेल 1948, न्यूकॉम्ब 1953, शैनन एंड वीवर 1949. तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. अरेंज करना है एजुकेशनल
टेलीविजन बेस्ड इवेंट्स, प्रोग्राम्स या एक्सपेरिमेंट्स को। देखिए सबसे पहले सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इग्नू 1985, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ टेलीकास्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स 1991 एंड कमेंसमेंट ऑफ वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स बाय इग्नू, सॉरी ये इग्नू वाला 1991 का है, ये 1984। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमें न्यूज़पेपर्स दिए हैं, देखिए जो द हिंदू है 1878, हिंदुस्तान टाइम्स 1924, इंडियन एक्सप्रेस 1932, ट्रिब्यून 1881, द टाइम्स ऑफ इंडिया 1838। So option number 2 will be the correct answer. Arrange the following in sequence according to Nowak and Wardner's model of communication. तो सबसे पहला आएगा हमारा points of departure, फिर intended effect, then we have a receiving group, manipulative factors and obtained effect. So option number 3 will be the correct answer. So इसके साथ आज मैंने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस थे लेटेस्ट 2023 टू 2025 वो कवर करवा दिए हैं आपको 4 यूनिट्स के, विच आर लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ आए होंगे, और जो रिसर्च के न्यूमेरिकल्स है प्लीज आप फॉर्मूलेज याद कीजिएगा और उनको कैलकुलेट खुद कीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, सारे क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना पड़ता है और तब जाके आपके लिए स्पेसिफिक टाइप के जो पैटर्न के क्वेश्चन है ना वो निकाल के आते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।